बच्चों हम शुरू करते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ देखिए आपको दिख रहा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखिए दो ओवल शेप के आपको टेस्टीज यहाँ पर दिख रहे हैं। इनका जो अगर आप माप लेंगे तो 3 से 4 सेंटीमीटर इनकी लंबाई होगी और 2 से 3 सेंटीमीटर इनकी गहराई चौड़ाई आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आप देखिए जो टेस्टीज है ये यहाँ पर इसका मुख्य ऑर्गन है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। इसी में स्पर्म बनता है, इसी में शुक्राणु बनते हैं। कैसे बनते हैं? ये उतना साधारण ऑर्गन नहीं है जितना कि ये दिख रहा है। तो सबसे पहले देखिए कि ये इसकी जो स्थिति है, इसका जो लोकेशन है वो कहाँ पर है। तो ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो टेस्टीज है, टेस्टीज है, आप देखिए वो एक छोटी सी थैली में है और इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पोजीशन। तो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पोजीशन का मतलब ये एब्डोमिन के बाहर है। देखिए ये एब्डोमिन के बाहर है। क्यों है ये एब्डोमिन के बाहर? क्योंकि जो शुक्राणु का बनना होता है वो एब्डोमिनल के टेम्परेचर में संभव नहीं है, इसलिए उसको एक्स्ट्रा एब्डोमिनल प्रोसेस में गुजरना पड़ता है। और उसको बाहर में देखिए एक छोटी सी थैली आपको दिख रही है जिसमें कि जो टेस्टीज है वो स्थित है। तो इस थैली को हम कहते हैं स्क्रोटम। और ये जो स्क्रोटम है ये एब्डोमिनल पार्ट से कनेक्ट होती है इंग्विनल कनाल से। इंग्विनल कनाल आपको यहाँ दिख जाएगी। इंग्विनल कनाल से ये यहाँ पर कनेक्टेड होती है। लेकिन कभी कभी जब बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, से फॉर एन एग्जांपल अगर आप हिमालय की चोटी पे देखें या हिल स्टेशंस में देखें तो ऑटोमेटिकली किसी भी तरह की क्षय से, क्षति से बचने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर में भी शुक्राणु का बनना संभव नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली वो जो मसल्स हैं वो टेस्टिस को अंदर खींच लेती हैं। अब आगे बात हम करते हैं। ये तो बात हुई स्क्रोटम की। ये कम से कम 2.5 से 3 सेंटीमीटर, क्षमा करेंगे, 2.5 से 3 डिग्री सेल्सियस जो है वो तापमान को एब्डोमेन से, पेट से के तापमान से कम करता है स्क्रोटम। लेकिन बच्चों मैं हमेशा बात करती हूँ कि जो हमारा वैदिक वैज्ञानिक जो संगम है ये आप सबको पकड़ के रखना चाहिए। देखिए जो हमारी परंपराएं हैं वो कहीं ना कहीं वेद से, शास्त्र से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि हम अपने ऋषियों को, मुनियों को या अपने बुजुर्गों को, अपने पीर पैगंबर को हम उनको फॉलो करते हैं और उनकी बातें हम सुनते हैं। इन्हीं में आपने कई मूवीज़ में भी मैंने देखा है कि एक प्रक्रिया बताई जाती है, गोद भराई की प्रक्रिया होती है। वो 7वें महीने में होती है, मतलब गर्भकाल जब चल रहा होता है तो 7वां महीना जो होता है उसमें गोद भरने की प्रक्रिया कई फिल्मों में भी मैंने देखा है वो होता है। और उस प्रक्रिया में बड़ी रोचक बात होती है कि वो एक छोटी बच्ची जो है, वो महिला जो गर्भवती महिला है वो बैठी होती है और छोटी बच्ची अपने हाथ में ट्रे में ऐसे सर के ऊपर कुछ रख करके लाती है और उसमें 2 कटोरियों में, एक में मीठा और एक में नमकीन होता है। और वो गर्भवती महिला को ये बोला जाता है कि बिना देखे तुम्हें किसी एक बोल को टच करना है, किसी एक कटोरी को टच करना है। तो यदि वो मीठा को टच करती है तो ये पारंपरिक अनुसार माना जाता है कि बेबी बॉय या जो पुरुष गर्भाधान उसने किया है, बेटा आने वाला है, या अगर उसने नमकीन को टच कर किया है गर्भवती महिला ने तो ये माना जाता है कि बेबी गर्ल या फीमेल फीटस जो है वो अंदर में बन रहा है। खैर ये बात परंपरा की हुई, मैंने इसको आपसे इसलिए शेयर किया कि इस बात को ध्यान में रखिए। ये 7वें महीने में ये परंपरा होती है। और 7वें महीने में क्यों होती है? क्योंकि जो मैंने आपको स्क्रोटम में बताया कि टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम में रहती है, तो टेस्टिस स्क्रोटम में राइट फ्रॉम द बिगनिंग पहले दिन से नहीं होती है। वो स्क्रोटम में टेस्टिस को डिसेंड होना 7वें महीने में ही तय होता है। अगर ये डिसेंड नहीं होता है, ये टेस्टिस जो है स्क्रोटम में नहीं आता है, तो फिर फर्टिलिटी नहीं आती है और वहाँ पर एक एबनॉर्मल सिचुएशन अकर होती है जिसको कभी कभी ट्रांसजेंड भी कहते हैं। वो लिंग वहाँ पर नहीं बन पाते हैं और ऐसी प्रक्रिया को हम क्रिप्टो
क्रिप्टोर्किडिज्म कहते हैं। व्हाट डू वी कॉल? क्रिप्टोर्किडिज्म। जब टेस्टिस 7वें महीने में स्क्रोटम में नहीं आ पाया। अब हम मान के चलते हैं कि सारी चीज़ें सामान्य हो रही हैं, सामान्य चीज़ें चल रही हैं, तो क्या होता है? ये क्रिप्टोर्किडिज्म नहीं हुआ और टेस्टिस डिसेंड हो गया। अब इसके साथ क्या होता है? साथ ही साथ और भी चीज़ें होने लगती हैं। अब इसमें कई फैक्टर्स रिलीज होते हैं जो उसको, उस भ्रूण को, उस फीटस को मेल में कन्वर्ट करते हैं, और यदि वहाँ पर टेस्टिस नहीं है तो 7वें महीने से ही बेसिकली अब चीज़ें जो हैं, कुछ फैक्टर्स फीमेल की तरफ वो ग्रो करेंगे और इस तरह से जो मेल और फीमेल फीटस का या पुरुष या महिला का जो भ्रूण है वो विकसित होने लगेगा। तो खैर ये एक बात थी, हमने क्रिप्टोर्किडिज्म की बात की। क्रिप्टोर्किडिज्म के साथ साथ मैं आपको और भी कुछ बातें बताना चाहूँगी, पर थोड़ा सा समय लेकर के। अब हम आगे चलते हैं। जब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लेते हैं टेस्टिस। टेस्टिस मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जो टेस्टिस की रचना आप देख रहे हैं, आप देखिए, पहले मैंने आपको बताया कि स्क्रोटम में वो स्थित हैं और इंग्विनल कनाल से वो अटैच्ड हैं। लेकिन ये जो आपको गोल संरचना दिख रही है टेस्टिस की, इसके अंदर 250 के आसपास लोब्यूल्स, आप देखिए, आपको यहाँ पर दिखेंगे लोब्यूल्स दिख रहे हैं। वो पूरी इस तरह से आपको हॉरिजॉन्टल सेगमेंट्स मतलब खाने दिख रहे हैं, 250 लोब्यूल्स, और सभी लोब्यूल में एक 250 तो लोब्यूल हैं, 250 से 300, और एक लोब्यूल में कम से कम 1 से 3 तक ट्यूब्यूल हैं, जिनको हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ध्यान से सुनेंगे बच्चों, एक टेस्टिस के अंदर 250 से 300 लोब्यूल हैं और एक लोब्यूल के अंदर 1 से 3 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं। अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का काम क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जर्मिनल सेल की लाइनिंग है, ठीक है, और जर्मिनल सेल क्या बनाता है? स्पर्म बनाता है। पर जब स्पर्म बन गया तो उसको खाने पीने का भी बंदोबस्त हमको करना है, तो खाने पीने के बंदोबस्त के लिए उसके बीच बीच में सर्टोली सेल्स होती हैं। अब ये जो सर्टोली सेल्स होती हैं, इनके भी बड़े मुख्य कार्य हैं कि पहले तो ये इनको न्यूट्रिशन देती हैं, और दूसरा क्या होता है कि ये साथ ही साथ एक तरह का हार्मोन रिलीज करती हैं जिनको कहते हैं हम इनहिबिन। मतलब अगर टेस्टिस से स्पर्म्स बहुत ज़्यादा बन चुके हैं तो अब उसके जो सपोर्टिव हार्मोन हैं, क्योंकि टेस्टिस से एक टेस्टोस्टेरोन भी रिलीज होता है और पिट्यूटरी से भी FSH रिलीज होता है, तो वो FSH को एक तरह से रोकने का संकेत देती हैं, बोलती हैं अब रुक जाओ और ज़्यादा स्पर्म बनने की अभी ज़रूरत नहीं है। तो ये एक तरह का इनहिबिन माने रोकना, तो रोकने वाले हार्मोन को भी ये यहाँ पर पैदा करती हैं। तो अब ये बात हमने देखी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर किस तरह से सर्टोली सेल का काम हमने देखा, और हमने देखा जर्मिनल एपिथेलियम का काम देखा। अपार्ट फ्रॉम इट, इसके अलावे आप देखेंगे कि बीच बीच में कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं और उनमें धसे हुए कुछ खास तरह के सेल होते हैं जिसको हम कहते हैं लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स जो है एंड्रोजन समूह का हार्मोन जिसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, वो भी यहाँ पर लेडिक सेल्स से स्रावित होता है, सिक्रीट होता है। आई बात समझ में? तो हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को हम फिर से दोहराएंगे। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हमने देखा कि टेस्टिस के अंदर कई खानों में बटे होते हैं जिनको हम लोब्यूल कहते हैं, 250 से 300 इनकी संख्या होती है, और एक लोब्यूल में 1 से 3 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में लाइनिंग होती है जर्मिनल एपिथेलियम की, और साथ ही साथ इनमें सर्टोली सेल्स होते हैं। जर्मिनल एपिथेलियम स्पर्म बनाते हैं और इन स्पर्म को पोषण देने का काम सर्टोली सेल्स करते हैं। इन्हीं के बीच में कनेक्टिव टिश्यूज़ में लेडिक सेल्स होते हैं, और ये लेडिक सेल्स एंड्रोजन समूह का हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्राव करते हैं। इतनी बात आपको टेस्टिस के सेल्स के लिए मैंने बताई। अब जब ये स्पर्म बन गया तो ये पहुंचना है इसको पेनिस तक, तो ये कैसे पहुंचेगा? तो स्पर्म जब ये बन जाते हैं तो ये तुरंत, इनमें देखिए एक मुड़ी हुई संरचना आपको दिखेगी, रेटे टेस्टिस जिसको हम कहते हैं। तो रेटे टेस्टिस में ये आया, और रेटे टेस्टिस से फिर ये तुरंत ही
आप देखिए उससे कनेक्टेड है वाजा इफ्रेंशिया, इफ्रेंशिया, और वाजा इफ्रेंशिया के साथ ही कनेक्टेड है एपिडिडाइमिस। अब एपिडिडाइमिस को देखिए, बहुत ही हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर ये आपको दिख रहा है, बड़ा एक घुमा 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 नली हुआ यहाँ पर एक संरचना आपको दिख रही है। और इसमें आपको दिख रहेंगे, यहाँ पर देखिए कि आपको ये 3 पार्ट दिख रहे हैं, एक ऊपर का, एक बीच का और एक नीचे वाला पार्ट, है ना। तो जो कॉपस है उसको बात बोल रहे हैं, और बीच वाले जो पार्ट है और साथ ही साथ जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम कॉर्डस कहते हैं। तो इस तरह से जो भाग है ये एपिडिडाइमिस इसको रखता है, और कुछ समय तक यहाँ पर स्टोर हो सकते हैं स्पम्स। अब यहाँ से निकल के ये वाज डिफरेंशिया में जाता है। वाज डिफरेंस का जो कनेक्शन है ये आगे चल के आप देखो ये यूरिथ्रा से, मतलब मूत्रनली से चला आ रहा है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक ख़ास बात ये होती है कि पेनिस के साथ ही इसमें जो यूरिथ्रा है वो यूरिथ्रा 2 चीज़ों का संवहन कर रही है कि एक तो यूरिन वो लेकर के आती है, और जो मीटस है जिसको हम पेनिस की ओपनिंग कहते हैं वहाँ से मूत्र उत्सर्जन भी होता है, और साथ ही साथ सीमेन इजाक्यूलेशन भी वो होता है। अब सीमेन क्या चीज़ है इसको भी बनना हम देखेंगे। तो ये एक कॉमन पाथ है जिसमें कि, लेकिन ये कभी भी सेम टाइम साइमल्टेनियसली एक साथ नहीं होता। तो ये बात अभी तक हमने देखी टेस्टिस की, और साथ ही साथ टेस्टिस के अंदर की संरचना देखी हमने, जिसमें हमने देखा कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बना, रेडी टेस्टिस में आया, फिर वाजा इफ्रेंशिया में आया, एपिडिडाइमिस में आया, वाजा डिफरेंस में आया, एंड देन इट फॉलोड द रूट ऑफ द यूरिथ्रा, मतलब मूत्रनली तक के रूट ये फिर पेनिस से बाहर निकलने का ये अपना एक रास्ता बनाता है। टेस्टिस के बाद आता है यूरिथ्रा। अब यहाँ पर जो यूरिथ्रा की बात हम कर रहे हैं ये है तो एक कॉमन नली, लेकिन इसके 2 बहुत ही मुख्य कार्य हैं। एक तो है कि इजैक्यूलेशन के समय सीमेन को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से फीमेल रिप्रोडक्टिव तक ट्रांसफ़र करना, और दूसरा है मूत्र विसर्जन का। मतलब ये दोनों काम साइमल्टेनियसली नहीं होने हैं, और दोनों काम अलग अलग कोशिकाओं से, अलग अलग मसल से संचारित होने हैं, इनका अलग हार्मोनल सिस्टम है। उसके बाद बात आती है पेनिस की। तो पेनिस में आप देखिए यहाँ पर आपको 2 स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, 2 कॉर्ड दिख रहे हैं, और 2 कॉर्ड जो हैं वो पैरेलल हैं। तो पेनिस की 2 स्थिति होती है। एक तो जब उसमें रक्त संचारित हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं इरेक्ट पोजीशन, जिस समय वो कॉपुलेशन के लिए तैयार होता है और उसके लिए हार्मोनल एक्सचेंज की आवश्यकता होती है। दूसरी अवस्था पेनिस की होती है जब वो रेस्टिंग स्टेज में होता है, और वो लिम्पिंग, जिसको हम बोलते हैं LIMP, जिसके लिए एक शब्द है, जब वो लिम्पिंग स्टेट में होता है तब ये जो 2 कॉर्ड हैं ये पैरेलल कॉर्ड हैं और ये उसको सपोर्ट करके रखते हैं। और इन्हीं के नीचे आप देखिए कि एक स्ट्रक्चर दिख रहा है जो कि यूरिथ्रा की सपोर्टिव स्ट्रक्चर को दर्शा रहा है। पेनिस में एक स्लिट, एक छोटा सा कटाव होता है, एक ओपनिंग होती है जिसको हम मीटस कहते हैं। पेनिस के ऊपर आप देखेंगे कि ग्लांस पेनिस एक हार्ड सा स्ट्रक्चर है, दैट इज ग्लांस पेनिस, और साथ ही साथ एक फोरस्किन होती है जो कि उसके प्रोटेक्शन के लिए होती है। फोरस्किन और ग्लांस पेनिस के बीच में इसमें एक ग्लैंड होती है जिसमें एक सिक्रीशन निकलता है, वाइट सिबेशियस सिक्रीशन निकलता है, और वो अगर उसमें इन्फेक्शन होता है तो इन्फ्लेमेशन कॉज कर होता है, मतलब सूजन आ जाती है और इरिटेशन भी उसमें होने लगता है। अब बात आती है एसेसरी ग्लैंड्स की, जो सहायक ग्रंथियां हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, वो क्या हैं। तो एसेसरी ग्लैंड्स देखिए यहाँ पर है सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड। अब ये जो सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है, या हम बात करते हैं कॉपर ग्लैंड की, तो ये जो 3 ग्लैंड हैं इनका काम क्या है
यहाँ पर देखिए बेसिकली इन तीनों ग्रंथियों के संयोजित कार्य से सीमेन का फॉर्मेशन होता है। अब सीमेन या वीर्य रस का जो यहाँ पर निर्माण हो रहा है, जो फॉर्मेशन हो रहा है, वो कैसे होता है? तो सबसे पहले हम देखते हैं सेमिनल वेसाइकल। सेमिनल वेसाइकल में सेमिनल फ्लूइड बनता है और सेमिनल फ्लूइड में देखिए क्या क्या होता है। सेमिनल फ्लूइड में सिट्रिक एसिड मिलता है, पॉइंट टू बी नोटेड, सिट्रिक एसिड है सेमिनल फ्लूइड में, फ्रक्टोज है और साथ ही साथ आइनोसाइटोल है, ठीक है। इसके अलावे और भी कुछ मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं। बेसिक जो फंक्शन है, आपको मैंने बताया कि मूत्र का और सीमेन का रास्ता एक है, यूरिन और सीमेन एक ही रास्ते से यूरिथ्रा से पास होते हैं। मतलब अगर यूरिन पास हो चुका है तो यूरिन का नेचर चूँकि स्लाइटली एसिडिक होता है और जो एसिड है, जो अम्ल है, वो शुक्राणुओं की गुणवत्ता को कम कर देगा। तो जो शुक्राणु की गुणवत्ता को कम करने के लिए यहाँ पर सेमिनल वेसाइकल में एक तरह का क्षारीय, एक तरह का एल्केलाइन नेचर ऑफ सेमिनल फ्लूइड यहाँ पर मिक्स होता है। बच्चों अभी तक हम देख रहे थे सेमिनल वेसाइकल और अब देखते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड का आकार आप सभी ने सिंघाड़ा देखा होगा जो तालाब में होता है, तो जिसको हम चेस्टनट भी कहते हैं, वाटर चेस्टनट, ये उसके आकार का होता है। अब जो सेमिनल वेसाइकल में आपने सिक्रीशन देखा, सेमिनल वेसाइकल में बेसिकली सिट्रिक एसिड सिक्रीट हो रहा था, फ्रक्टोज उसमें मिल रहा था, साथ ही साथ उसमें एक एंजाइम था जिसको हम प्रोस्टाग्लैंडिन कहते हैं, वह भी सेमिनल वेसाइकल के फ्लूइड में, सेमिनल फ्लूइड जिसको कहते हैं, वहाँ पर मिक्स होकर के चला रहा था। प्रोस्टेट ग्लैंड की बात अगर हम करें तो प्रोस्टेट ग्लैंड में एक खास तरह की महक इस द्रव्य से ऐड होती है सीमेन में, सीमेन फॉर्मेशन में। और यहाँ पर एक और काम होता है, जैसे कि सेमिनल वेसाइकल में इनिशियली जो प्रारंभिक अवस्था थी, जो उसके एल्केलाइन स्वभाव की, जो क्षारीय स्वभाव की, वो तो वहाँ पर मिक्स हो चुका था, लेकिन अब और ज़्यादा एल्केलाइन कंपोनेंट्स इस प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा सीमेन के फ्लूइड में मिक्स होते हैं और साथ ही साथ इसमें मिक्स होते हैं कैल्शियम आयन, फॉस्फेट आयन, सिट्रेट आयन, और ये सब एक खास महक देते हैं इस सीमेन के फ्लूइड को। अब बात आती है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड या कॉपर्स ग्लैंड की, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा जो सेमिनल फ्लूइड हुआ, जो प्रोस्टेट फ्लूइड हुआ, उसके पीएच पे देखें कि ये सारे के सारे मिक्स करके इसका पीएच कहाँ तक लेके जा रहे हैं। तो ये सब के सब जो प्रोस्टेट ग्लैंड तक का जो मिक्सिंग अप हुआ है, ये सीमेन के पीएच को 7.7 पीएच तक लेकर के जा रहे हैं। मतलब आप देखिए कि ये अब क्षारीय हो चुका है, एल्केलाइन हो चुका है। थोड़ा सा गौर करने वाली बात यह है कि ये आवश्यक क्यों है, इसका क्षारीय होना, इसका एल्केलाइन होना क्यों ज़रूरी है। तो हम आपको बार बार ये बात बता रहे हैं कि जो यूरिथ्रा है वो यूरिन भी कैरी कर रहा है और यूरिथ्रा जो है वो सीमेन भी कैरी कर रहा है। मतलब सीमेन में तो स्पर्म है और यूरिथ्रा का जो यूरिन है वो अम्लीय गुण लिए हुए है, एसिडिक नेचर लिए हुए है, जो कि होस्टाइल कर देगा, उसको बंधक बना देगा स्पर्म को। जो शुक्राणु हैं वो फंक्शनलेस हो जाएंगे, वो इनएक्टिव हो जाएंगे, वो पैसिव हो जाएंगे, वो मृत हो जाएंगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इनके पीएच को बढ़ा दिया जाए ताकि यूरिन के अम्लीय गुण का इस सीमेन पे आ रहे जो स्पर्म हैं उन पे कोई भी फर्क ना पड़े, कोई असर ना पड़े। अब बात आती है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड या कॉपर्स ग्लैंड की। तो कॉपर ग्लैंड में एक तरह का लुब्रिकेशन का काम ये करता है और इस ग्लैंड से चिपचिपा सा पदार्थ सिक्रीट होता है, जो कि पूरे के पूरे जो सीमेन का जो लिक्विड है, जो द्रव्य है, उसको एक तरह से थोड़ा सा तेली अवस्था में बना के रखता है, फ्लूइड अवस्था में बना के रखता है, जिससे कि स्पर्म्स की, शुक्राणुओं की गति अच्छे से बनी रहे। अब ये सीमेन बन चुका है और सीमेन का जो सेमिनल फ्लूइड है, प्रोस्टेट फ्लूइड है, जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का फ्लूइड है, इसमें तो सीमेन चूँकि आ ही चुका है और इसमें स्पर्म भी मिक्स हो चुका है।
तो अब यहाँ से बात आगे बढ़ती है यूरिथ्रा की तरफ, मतलब अब यहाँ पर मिक्सिंग अप होगा इजैकुलेशन और यूरिथ्रा, धीरे धीरे यूरिथ्रा का जो एंट्रेंस है वो पेनिस की तरफ जाता है और पेनिस जो है वो ड्यू टू दी ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पर इरेक्शन होता है, ड्यू टू सर्टेन हार्मोन्स वहाँ इरेक्शन होता है, ब्लड सर्कुलेशन वहाँ इरेक्शन होता है और धीरे से ये जो यूरिथ्रा है ये इस अपने साथ में अलॉन्ग विद द सीमेन स्पर्म्स को कैरी करके लेके जाती है, इजैकुलेशन होता है एंड फोर्सफुली दी फ्लो ऑफ स्पर्म्स, जो स्पर्म का बहाव है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की ओर थ्रू कॉपुलेशन संभव हो पाता है। अब यहाँ पर एक और ख़ास बात आपको जानना ज़रूरी है कि जो स्पर्म बन रहे हैं उनकी संख्या क्या है, कितनी है उनकी संख्या। तो बच्चों ये जान के रखिए कि 250 से 300 मिलियन के आसपास एक इजैकुलेशन में 250 से 300 मिलियन के आसपास स्पर्म की संख्या होती है, शुक्राणुओं की संख्या होती है और इन संख्या में कितना वेरिएशन टॉलरेट किया जा सकता है, कितना वेरिएशन एक्सेप्टेड है अगर हमको प्रजनन क्षमता बनाए रखनी है तो ये मान के चलिए कि 60% जो 60% शुक्राणु हैं उनका नॉर्मल शेप और साइज में होना आवश्यक है और जो 40% शुक्राणु हैं उनका विग्रस मूवमेंट, विग्रस मोटिलिटी मतलब अत्यधिक गतिशील होना आवश्यक है। यदि 60% से सामान्य उनका शेप और साइज कम हो गया या 40% शुक्राणुओं की गति कम हो गई तो फिर फर्टिलिटी पे एक प्रश्न चिन्ह लगेगा। ऐसे अमूमन अगर संख्या के आधार पर हम देखें तो 20 मिलियन, 250 से 300 मिलियन जो है वो तो एक संख्या है कि इतने स्पर्म्स होते हैं, पर 20 मिलियन से अगर स्पर्म कम होते हैं तो फिर वो जो सीमेन है, जो इजैकुलेशन का जो फ्लूइड है वो फर्टाइल नहीं माना जाता है। एक समय के इजैकुलेशन में 2.5 से 5 ml जो द्रव्य है वो इजैकुलेट हो सकता है। तो ये बात हुई अप टिल इजैकुलेशन और हमने टेस्टिस के स्ट्रक्चर से अपनी बात शुरू की थी। साथ ही साथ इस बीच में आपको एक और बात हम बताएंगे, जैसे मैंने आपको एक रोचक बात बताई थी कि 7वें महीने में गर्भ के जिस तरह से डिसेंड होता है टेस्टिस, उसी समय मैंने आपको सर्टोली सेल की भी बात बताई थी। सर्टोली सेल का कुछ एक और काम भी होता है न्यूट्रिशन के अलावे। सर्टोली सेल क्या करता है, AMF एंटी मुलेरियन फैक्टर रिलीज करता है। ये जो एंटी मुलेरियन फैक्टर है ये बेसिकली साथ ही साथ रोकता है ओविडक्ट के फॉर्मेशन को। अगर मुलेरियन फैक्टर को नहीं रोका जाएगा तो वो जो बेबी बॉय है वो बेबी गर्ल में कन्वर्ट हो सकता है, याद रखेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम है सर्टोली सेल जो काम करती है और ये सर्टोली सेल के काम के साथ AMF मतलब एंटी मुलेरियन फैक्टर को भी रिलीज करती है।